welcome back to Electrostatic Part 2 नर्चर लेवल। और अपने पहले नर्चर लेवल की क्लास में मैंने कोशिश की कि आपका इंटरेस्ट पैदा हो इलेक्ट्रोस्टैटिक में, आप रिलेट कर पाएँ। और आज की क्लास में हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे और अब हम थोड़ा सा अपने करिकुलम में स्टिक रहकर आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। और उसके लिए मैं सबसे पहले अपने पिछले लेक्चर के उसी क्वेश्चन से आगे बढ़ूंगा और मैं आपको बताऊंगा एक वाइडर स्केल में सोचकर क्वेश्चन का आंसर करना, और फिर उसके बाद एक स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर करना। दो अलग चीज़ें होती हैं। जैसे अपने लास्ट क्लास में मैंने नेचर पे आपका ध्यान नेचर की ओर किया था, और मैं चाहता था कि नेचुरल फेनोमेनाज और डे टू डे लाइफ में जो फेनोमेनाज हैं आप उसकी स्टडी कर कर इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेट करें। आज की क्लास में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है और हमें स्कूल या बोर्ड एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में उसका आंसर करना हो, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, और वो कुछ इस तरह से। मैं फिर से वो पुरानी क्लास का क्वेश्चन लेना चाहूँगा, और क्वेश्चन वही पुराना है, why comb running through wet hair does not attract small paper bits। जब कंघी को हम ड्राई हेयर में से पास होने देते हैं तो ऐसे में वो छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी ओर खींच लेता है, लेकिन उसी कंघी को अगर हम वेट हेयर में से पास करें, गीले बालों में से पास करें, तो वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर क्यों नहीं खींचता। ये क्वेश्चन एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, और इसका आंसर जब मैंने अपनी लास्ट क्लास में समझाया था नेचर से संबंधित, तो मैंने बताया था जब भी मॉइस्चर होगा तो रुका चार्ज ज़्यादा दिखेगा नहीं। वैसे ही उससे रिलेट करते हुए जब बाल गीले होंगे, मॉइस्ट हमारा जो वेट हेयर होगा, और वेट हेयर मतलब उसमें डेफिनेटली बहुत सारा पानी है, और वो पानी भी पूरी तरह से प्योर वाटर नहीं है, क्योंकि आपको पता है प्योर वाटर अगर देखा जाए तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। हाँ, वहीं पर अगर उसमें सॉल्ट या मिनरल्स डले हों या फिर वो किसी तरह से मिक्स्ड हो, तो ऐसे में आपको पता है कि वो एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो जो मॉइस्ट हमारे वेट हेयर हैं, मैंने कहा था कि जो चार्ज हम रबिंग के बाद पैदा भी हुआ, तो वो जो चार्ज पैदा होगा वो मॉइस्चर में डेफिनेटली डिस्चार्ज हो जाएगा, या वो अपनी उतनी स्ट्रेंथ नहीं रख पाएगा कि डेफिनेटली वहाँ पर चार्ज स्टे कर पाए। यस और नो? तो हमें पता लगा कि कहीं ना कहीं चार्जिंग में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर हम वही स्कूल पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन को पढ़ें, तो सबसे पहले अब हमें नेचर नहीं, अब हमें स्पेसिफिक क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि बड़ा रीज़न क्या है कि जब हम स्केल या कॉम को वेट हेयर में से मूव करते हैं या उसमें से हम लोग पास करते हैं, तो वो पेपर के बिट्स को क्यों नहीं अट्रैक्ट करता। सबसे बड़ा रीज़न है कि चार्जिंग होती किसके कारण है। चार्जिंग होती है फ्रिक्शन के कारण, जब दो बॉडीज़ को एक दूसरे के अगेंस्ट रब किया जाता है। ये सुनो, जब दो बॉडीज़ को एक दूसरे के अगेंस्ट, वो भी कौन सी बॉडीज़ मैंने बताया था, इंसुलेटिंग बॉडीज़, और वो इंसुलेटिंग बॉडीज़ जब एक दूसरे के अगेंस्ट रब की जाती हैं, तब उनमें चार्ज वो लोग एक्वायर करते हैं, इक्वल और अपोजिट चार्ज एक्वायर करते हैं। तो रबिंग के कारण जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन कॉज है चार्जिंग का, और आपको पता है वेट हेयर्स में फ्रिक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो वेट हेयर है उसमें जो वाटर कंटेंट है वो लुब्रिकेंट के रूप में काम करेगा और फ्रिक्शन रिड्यूस कर देगा। फ्रिक्शन के रिडक्शन से चार्ज पैदा होना मुश्किल हो जाएगा, और जब कंघी में चार्ज पैदा ही नहीं हुआ तो वो कागज के टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा ही नहीं। हाँ, चार्ज जो पैदा होगा वो बाद में वेट हेयर के कारण डेफिनेटली डिस्चार्ज हो जाएगा, वीकनेस आएगी, वो एक सेकेंडरी कॉज है। और इसलिए प्राइमरी कॉज कौन है? फ्रिक्शन। इसलिए जब स्कूल बोर्ड के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन आएगा तो कुछ हम इस तरह से ट्रीट करेंगे। हम इसका आंसर लिखेंगे wet hair will provide
less friction, hence less charge, ब्रैकेट में negligible, will, so hence less charge will get deposited on COM. So wet hair will provide less friction, hence less charge, और वो भी कौन सा, static charge, less static charge will be deposited on COM, so it will not attract small paper bits. I think ये आंसर आपको समझ आ गया. So आप अंडरलाइन करेंगे यहाँ पर wet hair, less friction, so negligible charge, so no attraction. मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा. बहुत सिंपल था, बच्चों वाला टॉपिक था. एनीवे आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास जिसके अराउंड घूमेगी वो टॉपिक अब शुरू होना था और वो है चार्जिंग के डिफरेंट मेथड्स. कौन कौन से मेथड्स है जिससे चार्जिंग की जाती है या चार्जिंग होती है. तो हम सबसे पहले क्यों ना यही वाला ले लें, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. सो नंबर 1 प्लीज अपनी अपनी कॉपीज में लिख लीजिए, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. So number 1, charging by friction. अगर मैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन को आपको समझाना चाहूंगा तो कुछ ऐसे. मान लीजिए ये ए इंसुलेटिंग बॉडी है और ये बी इंसुलेटिंग बॉडी है. ए और बी दो इंसुलेटिंग बॉडीज, इन्हें हमने आपस में रब किया. हमने इनको एक दूसरे के अगेंस्ट रब किया. रब करने से क्या हुआ, थर्मल एनर्जी पैदा हुई. रब करने से थर्मल एनर्जी पैदा हुई. इस थर्मल एनर्जी पैदा होने से क्या हुआ, थर्मल एनर्जी के पैदा होने से इन दोनों में से भी जिसका भी वर्क फंक्शन कम है. वर्क फंक्शन का मतलब क्या है, वर्क फंक्शन का मतलब है न्यूक्लियस ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को कितनी एनर्जी से पकड़ रखा है, और वो भी कौन से, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को. और अगर एक एटम या एक मॉलिक्यूल अगर एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ेगा पहले, तो कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्हें वो छोड़ेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को जो सबसे बाहर है. तो वर्क फंक्शन क्या है, न्यूक्लियस ने अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को किस एनर्जी से पकड़ रखा है. तो अगर किसी का वर्क फंक्शन कम है मतलब उसके न्यूक्लियस ने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कम एनर्जी से पकड़ रखा है. और अगर किसी का वर्क फंक्शन ज़्यादा है ऑब्वियसली उसके न्यूक्लियस ने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा एनर्जी से पकड़ रखा है. तो यहाँ पर जब हम रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे. कहाँ से, बॉडी जिसका वर्क फंक्शन कम है से उस बॉडी में जंप करेंगे जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है. सो दो इंसुलेटिंग बॉडीज ए और बी, उन्हें रब किया. रब करने से थर्मल एनर्जी पैदा हुई. उस थर्मल एनर्जी से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उस बॉडी से जंप करेंगे जिसका वर्क फंक्शन कम है, जिसके न्यूक्लियस ने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कम एनर्जी से पकड़ रखा है.
वो वाले इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे कुछ, और कहाँ जंप करेंगे? उस बॉडी में जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है, जिसके न्यूक्लियस ने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली पकड़ रखा है, उस बॉडी में जंप करेंगे। सो जंप होगा इलेक्ट्रॉन्स का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का, कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का, बॉडी इन दोनों में से जिसका भी वर्क फंक्शन कम है, मान लो बी का वर्क फंक्शन कम है तो बी बॉडी से, जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है मान लो ए बॉडी, तो ए बॉडी पे जंप करेंगे। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे तो जहां पर इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे, ए पहले न्यूट्रल था, और अगर वहां इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए तो डेफिनेटली आपको पता है ए नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन कूद गए तो ए में 3 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और वहीं पर जहां से इलेक्ट्रॉन आए वो पहले न्यूट्रल था, अब उसमें 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो डेफिनेटली 3 प्रोटॉन सरप्लस हो गए। इसका मतलब उसमें 3 प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसका मतलब जहां कूदे, ए पर कूदे, मान लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन कूदे? 3 इलेक्ट्रॉन कूदे। कहां से कूदे? बी से कूदे। तो 3 इलेक्ट्रॉन बी से ए पर कूदे, ए में 3 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं, 3 इलेक्ट्रॉन कूदे, और यहां से 3 इलेक्ट्रॉन जब कूदे तो पहले न्यूट्रल था और अब 3 इलेक्ट्रॉन कूद गए तो डेफिनेटली 3 प्रोटॉन सरप्लस हो गए, जिनको कोई कैंसिल नहीं कर रहा, क्योंकि पहले ये 3 इलेक्ट्रॉन वहां थे और उन 3 इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल कर रहे, उन 3 प्रोटॉन्स को कैंसिल कर रहे होंगे। अब इनके बाहर निकलने पे उन 3 प्रोटॉन्स को कोई कैंसिल नहीं कर रहा होगा, तो यहां पर 3 प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और आपको पता है 3 प्रोटॉन का जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसका मैग्नीट्यूड 3 इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज के बराबर होगा। मैग्नीट्यूड मतलब बिना पोलैरिटी के, नेगेटिव और पॉजिटिव को हटा दो तो 3 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो 3 प्रोटॉन के चार्ज के बराबर है। हाँ, वो टाइप अलग अलग है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, पर मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। इसका मतलब जो चार्ज पैदा होगा वो इक्वल और अपोजिट पैदा होगा। इसमें जितना नेगेटिव चार्ज पैदा होगा इसमें उतना ही पॉजिटिव चार्ज पैदा होगा। मुझे लगता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन आपको समझ आ गया होगा। क्या होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन? 2 बॉडीज जो इंसुलेटिंग है, रब करो, थर्मल एनर्जी पैदा होती है। इस थर्मल एनर्जी के पैदा होने से क्या होता है, वो बॉडी जिसका वर्क फंक्शन कम है वहाँ से इलेक्ट्रॉन कूदते हैं, डिपेंडिंग कितनी थर्मल एनर्जी पैदा हुई है उस पर डिपेंड कर उतने इलेक्ट्रॉन्स कूदेंगे बॉडी ए से बॉडी बी में। कम वर्क फंक्शन वाली बॉडी से जो हायर वर्क फंक्शन वाली बॉडी है उस पर जितने इलेक्ट्रॉन्स उस सेकेंड वाली बॉडी पे पहुंचेंगे वो उतना नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और पहला वाला उतना ही पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इसका मतलब बहुत क्लियर है, जो नेगेटिवली चार्ज हो गया उसमें इलेक्ट्रॉन्स आए और जो पॉजिटिवली चार्ज हो गया उसमें से इलेक्ट्रॉन चले गए। तो ये भी क्लियर हो गया होगा और ये पूरा का पूरा हमें समझ में आ गया। जैसे ही हमें पूरा समझ में आ गया तो अगली चीज जो आती है इसमें वो आती है ये छोटा सा क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल एस्पेक्ट्स हैं इस पर्टिकुलर इनिशियल पार्ट में, तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो जो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि पहले दोनों न्यूट्रल थे और उनमें चार्ज आ गया, एक में नेगेटिव चार्ज दूसरे में उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्या चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में मास भी चेंज होता है? मास भी चेंज होता है क्या? क्या चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से मास भी चेंज होता है बॉडीज का? हाँ, चार्ज तो चेंज हुआ, पहले दोनों न्यूट्रल थे, एक नेगेटिवली चार्ज हो गया एक पॉजिटिवली चार्ज हो गया, पर क्या साथ में मास भी चेंज होता है? यस, इलेक्ट्रॉन्स गए
जहाँ इलेक्ट्रॉन्स गए वहाँ इलेक्ट्रॉन्स का मास पहुँचा, इसलिए वहाँ का मास बढ़ गया। जहाँ इलेक्ट्रॉन्स गए वो नेगेटिवली चार्ज हो गया, और नेगेटिवली चार्ज हो गया और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पहुँचे, तो वहाँ जितने इलेक्ट्रॉन्स पहुँचे उनका मास और एक्स्ट्रा आ गया, तो यस मास बढ़ गया। और जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आए वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, वहाँ इलेक्ट्रॉन्स का मास कम हो गया, जितने भी इलेक्ट्रॉन वहाँ से गए उतना मास कम हो गया, इसलिए वहाँ का मास डिक्रीज हो गया। तो बहुत क्लियर हो गया, जो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा उसका मास बढ़ जाएगा, और जो पॉजिटिवली चार्ज हो गया उसका मास घट जाएगा, क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स गए और उतना मास कम हो गया। अगेन मास भी बराबर बढ़ेगा बराबर घटेगा, मास भी बराबर बढ़ेगा बराबर घटेगा। सो इस चार्ज इन चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या मास चेंजेस? आंसर यस। जो नेगेटिवली चार्ज होगा उसका मास बढ़ जाएगा, और जो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा उसका मास इक्वली घट जाएगा, बराबर घट जाएगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन एक बार एंट्रेंस एग्जाम में आया, सबको आता था उसका आंसर, लेकिन सब गलत करके आ गए। मैं आपको हल्का सा उस क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ, और वो एक ऐसी चीज़ है जो सिली मिस्टेक ज़्यादातर लोग करेंगे, क्योंकि जब भी कभी बहुत आसान क्वेश्चन आ जाता है आप जल्दी से गलती कर जाते हैं। तो उस क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ मैं, और वो क्वेश्चन था इसी पे बेस्ड कि अगर यहां से दस इलेक्ट्रॉन्स यहां कूदे, यहां से 10 इलेक्ट्रॉन्स यहां कूदे रबिंग से ए और बी, व्हाट इज डिफरेंस इन मासेस? अब इनके मासेस में जो नया डिफरेंस है वो क्या होगा? तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स बॉडी बी से बॉडी ए में कूदे तो इनके मासेस में क्या डिफरेंस होगा? अपनी कॉपी में आंसर निकालिए। कुछ आ गया होगा, देखें क्या होगा। अगर इसका पहले मास m था, ठीक है, और इसका मास m था, ठीक है, तो अच्छा ये भी एक और चीज, इनिशियली दोनों का मास सेम है तब के केस में, तो प्लीज अब करिए। दोनों का मास सेम था इनिशियली, जब वो न्यूट्रल थे, अनचार्ज थे, तब उनका मास सेम था, और अब 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ कूदे तो अब मास में अंतर क्या आएगा? दिस वाज द क्वेश्चन। ये आंसर निकाल लिया। अब देखते हैं, अगर यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन्स आए तो यहाँ का मास m जो पहले मास था प्लस मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन me इंटू 10, अब ये नया मास हो जाएगा इसका, और यहाँ जो पहला मास था वो m माइनस 10 इलेक्ट्रॉन्स का मास, मतलब 10 इंटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे में इन दोनों के बीच में जो मास का डिफरेंस होगा, अगर हम यहाँ पर देखें कि इनके मास में क्या डिफरेंस आ जाएगा, अगर मैं इन्हें सब्ट्रैक्ट करूं, m से m कट जाएगा, me10 माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा? आंसर आएगा me10 माइनस ऑफ माइनस इज प्लस me10, दैट इज, आपको समझ में आ गया, 20 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना डिफरेंस आ जाएगा। जनरली हम जल्दी से क्या कहते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स के मास का अंतर आएगा। 10 इलेक्ट्रॉन्स के मास का अंतर नहीं आएगा,
अंतर आएगा 20 इलेक्ट्रॉन के मास का। क्यों? क्योंकि एक जगह 10 बढ़ गया और एक जगह 10 घट गया, तो टोटल दोनों में डिफरेंस 20 इलेक्ट्रॉन का हो गया। आप समझ गए होंगे कितना प्रोन है ये क्वेश्चन सिली मिस्टेक के लिए, अगर थोड़ा भी जल्दी से इसको आंसर करने की कोशिश की जाए। यस, ये आ चुका है एग्जामिनेशन में बहुत पहले। सो आप समझ गए होंगे 20 इलेक्ट्रॉन्स के मास का डिफरेंस आ जाएगा ए और बी के बीच में। होपफुली ये भी समझ में आ गया होगा। यहीं पर हम थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट पे बात कर लें। दो ये थोड़ा एकेडमिक लेवल से अलग हटकर हो गया, थोड़ा कंपटीशन में जा रहा हूं मैं, हल्का सा जा रहा हूं, डोंट वरी। और वो ये साइज का क्या होगा? जब चार्जिंग बाय फ्रिक्शन करते हैं तो साइज का क्या होगा? और अगर हम साइज की बात करें कि ऐसे में साइज से रिलेटेड क्या होगा, या फिर एक काम करते हैं, एक अलग क्वेश्चन लेते हैं। अगर हम लोगों के पास एक बबल है और ये जो बबल है, इस बबल को हम लोगों ने मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो इसके साइज का क्या होगा? बबल पहले अनचार्ज था, उसे पॉजिटिव चार्ज दे दिया, इसके साइज का क्या होगा? डेफिनेटली यहाँ का पॉजिटिव यहाँ को रिपेल करेगा, यहाँ का पॉजिटिव यहाँ के पॉजिटिव को रिपेल करेगा, और म्यूचुअल रिपल्शन के कारण डेफिनेटली बबल का साइज बढ़ेगा। सो साइज बढ़ेगा, आंसर। और वहीं पर प्लीज बताइए आंसर क्या होगा अगर हमने इस बबल को नेगेटिव चार्ज दे दिया, तो इसके साइज के साथ क्या होगा? यस, जल्दी से आंसर दीजिए बिना रट्टाबाजी के। यस, आपने आंसर लिख दिया है। जिन्होंने तो ये सोचा पॉजिटिव देने पे बढ़ेगा तो नेगेटिव देने पे घटेगा, दैट इज कॉल्ड रट्टाबाजी। इससे अच्छा क्लियर एक्सप्लेनेशन रट्टाबाजी का नहीं हो सकता। फिजिक्स बाद में रट्टाबाजी की एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए कि अगर पॉजिटिव देने पे बढ़ा तो डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज देने पे घटना चाहिए, ये रट्टाबाजी होगी। और असली में देखें, और इसे कहते हैं एनालिटिकल जो आपका बिहेवियर रहेगा वो ये नेगेटिव इसको रिपेल करेगा, ये नेगेटिव इसको रिपेल करेगा। वंस अगेन म्यूचुअल रिपल्शन से साइज फिर से बढ़ेगा। चाहे हम पॉजिटिव चार्ज दें चाहे हम नेगेटिव चार्ज दें, साइज बढ़ेगा। ये आपको यहाँ पता लग गया होगा। एक और पॉइंट आप अपने दिमाग में रख सकते हैं, ये स्कूल में नहीं आएगा, ये कंपटीशन पर्सपेक्टिव के लिए। सो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन भी पता लगा, और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में हम लोग अगर इसे पूरा का पूरा जो भी है उसे एक लाइन में कंक्लूड करें तो जो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में उसका मास बढ़ेगा, वहाँ इलेक्ट्रॉन्स पहुँचे हैं, और जो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन कूदे उसका मास घट जाएगा। क्लियर? ठीक है, ओके। जैसे ये भी हो गया मेथड 2 ऑफ चार्जिंग। मेथड 2 ऑफ चार्जिंग अगर हम कहें तो दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। सर चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है? जब भी पूरी फिजिक्स में कहीं पर भी वर्ड इंडक्शन आ जाएगा, जब भी पूरी फिजिक्स में किसी भी चैप्टर में वर्ड इंडक्शन आएगा, इसका मतलब है विदाउट एक्चुअल कांटेक्ट। तो बिना छुए चार्ज करना, बिना कंडक्शन के, बिना कांटेक्ट के अगर आप चार्ज कर पाए किसी अनचार्ज बॉडी को तो हम कहेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन विदाउट एक्चुअल कांटेक्ट।
So whenever an uncharged body is charged without actual contact, it is called charging by induction. तो ये इसका हल्का सा डिफाइंड मीनिंग हुआ। और अब चार्जिंग बाय इंडक्शन में हम एक प्रोसेस पूरा स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। आप एनसीईआरटी साथ साथ जरूर पढ़ें, क्योंकि उससे बहुत फ़ायदा होता है और आपकी खुद की कॉम्प्रिहेंशन कैपेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। चार्जिंग बाय इंडक्शन में हम लोगों ने सबसे पहला काम क्या किया, हम लोगों ने एक इंसुलेटिंग स्टैंड लिया और इस इंसुलेटिंग स्टैंड पे हमने एक मेटालिक स्फीयर लिया। सो इंसुलेटिंग स्टैंड लिया, उस पे मेटालिक स्फीयर रखा, मेटल स्फीयर। फिगर 1, ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया, ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो गई, उस रॉड को यहां लेकर आया इसके पास। इस पॉजिटिव चार्ज से क्या हुआ, इंडक्शन। बिना छुए दूर से ही, हमने इन्हें छुआ नहीं है, दूर से ही क्या हुआ, इसके इस पॉजिटिव चार्ज के पास में आने से यहां पर इसके अंदर के चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होना शुरू हुआ। जो अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे मेटल स्फीयर में, वो इस पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होकर इस पास वाले फेस में आना शुरू हो गए। दैट इज यहां पर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ इकट्ठा होना शुरू हो गए, और जहां से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आए वहां डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज बढ़ना शुरू हुआ। तो ये कुछ हुआ स्टेप नंबर 1 में। सो स्टेप 1, bring a positively charged glass rod near the sphere. Due to induction, the movement of charge will take place. Some negative charge will come to the face nearer to the glass rod, and some positive charge will move towards the farther face of the metallic sphere. तो ऐसा कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। स्टेप नंबर 2, हम लोग इस मेटालिक स्फीयर में ये जो पॉजिटिव चार्ज था यहाँ पर और यहाँ नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ग्लास रॉड के पॉजिटिव चार्ज ने इसे अट्रैक्ट कर कर अपने क्लोज रखा हुआ है। हम इसके फार्दर एंड को अर्थ से जोड़ देंगे। इस प्रोसेस को, किसी भी बॉडी को अर्थ के साथ किसी कंडक्टिंग वायर से जोड़ने को अर्थिंग का प्रोसेस कहते हैं। तो ये अर्थिंग हुई है। और जैसे हम अर्थिंग करेंगे, ये जो अर्थ है ये एक बहुत बड़ा डिपॉजिट है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, और इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर कि कभी खत्म नहीं होंगे। इतनी बड़ी क्वांटिटी में फ्री इलेक्ट्रॉन है ऐसा माना जाता है। कई बार हम कहते हैं अर्थ इज अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और कन्वेंशन की बात करें तो लोग प्रोटॉन्स या पॉजिटिव चार्ज को भी मूव होता हुआ मान लेते हैं, जबकि आपको पता है पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो अगर कन्वेंशन की बात करें तो कन्वेंशन के हिसाब से ये कह सकते हैं कि सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो ऐसे में अर्थ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जाएंगे, और जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ है उसको कैंसिल करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स अर्थ से आ सकते हैं वो आएंगे और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो यहां से हमें पता लगा उन्होंने, इन इलेक्ट्रॉन्स ने इन पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया, और जब न्यूट्रलाइज कर दिया तो सिचुएशन ये हो गई कि हमारे पास
ये सिचुएशन पैदा हो गई। न्यूट्रलाइजेशन के बाद इलेक्ट्रॉन्स ने यहाँ का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज कर दिया और इस रॉड ने अभी भी इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्टेड रखा है और उस फेस पे रखा हुआ है। ये सिचुएशन हो जाएगी स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 3 में इस रॉड को अभी भी पास में रखें, ये नोट वर्ड दिए, इस ग्लास रॉड को अभी भी पास रखें, ये ध्यान रखना हमेशा। और अब अर्थ कनेक्शन को हटा दीजिए, जो अर्थ कनेक्शन है उसे हटा दीजिए, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स अभी भी यहाँ रहेंगे और ये सिचुएशन आपके सामने आएगी। एंड लास्ट नंबर 4, अगर मैं नंबर 4 बोलूं तो अब इस रॉड को भी हटा दीजिए और जैसे इस ग्लास रॉड को हटा देंगे ये इलेक्ट्रॉन्स अब फ्री हो गए। और मैंने आपको बताया था कोई भी एक्सेस चार्ज किसी भी मेटल के बाहर के सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसलिए अब ये पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि अब इस पर किसी का इन्फ्लुएंस नहीं है, इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्योंकि शेप सिमेट्रिक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, और अगर शेप सिमेट्रिक ना हो तो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसलिए वर्ड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्फीयर एक सिमेट्रिक शेप लिए हुए है, इसलिए जो चार्ज है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो कैसा चार्ज हो गया? नेगेटिवली चार्ज। सो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। इनिशियली कैसा था? अनचार्ज्ड। क्या इसको इससे छुआ? नहीं। तो बिना पॉजिटिव ग्लास रॉड के छुए इसके अंदर नेगेटिव चार्ज आ गया, विदाउट एक्चुअल कांटेक्ट इसके अंदर चार्ज आ गया, इसलिए हम इसे कहेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। यस, उल्टा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज को पास में लाए तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया। आप समझ गए होंगे, अगर नेगेटिव चार्ज को पास में लाते तो लास्ट में पॉजिटिव चार्ज आता। इसलिए क्या सिर्फ नेगेटिवली ही चार्ज कर सकते हैं इंडक्शन से? नहीं, हम पॉजिटिवली भी चार्ज कर सकते थे स्फीयर को, अगर इनिशियली ग्लास रॉड की जगह सिल्क की क्लॉथ को पास में लाए होते जो कि नेगेटिवली चार्ज है। तो ऐसे में नेगेटिव चार्ज के पास में आने से जो नेगेटिव रिपल्शन से नेगेटिव इधर जाता और इधर पॉजिटिव हो जाता, फिर ग्राउंडिंग करने पे वो नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड में चले जाते और पॉजिटिव चार्ज इस तरफ रहता, और फिर उसके बाद अर्थ कनेक्शन हटा देते और उसके बाद वो पॉजिटिव चार्ज एक्सेस पूरे के पूरे स्फीयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। इसका मतलब हमेशा उल्टा चार्ज उसमें पैदा होता है। इंडक्शन से हमेशा उल्टा चार्ज पैदा होता है। अगर यहीं पर आप एंट्रेंस एग्जाम का एक फॉर्मूला इसमें जानना चाहते हैं तो वो मैं बता देता हूँ। अगेन वो स्कूल एग्जाम के पर्सपेक्टिव में नहीं है, वो एंट्रेंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव में। ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है। और अब आता है कि जो फॉर्मूला इंडक्शन से चार्ज करने पे आता है, चार्ज इंड्यूस्ड, जो चार्ज इंड्यूस होगा लास्ट में ये रहा, इज इक्वल टू जो चार्ज पास में लाए इनटू। सो जब हम बात करेंगे कि जब चार्ज इंड्यूस्ड होगा किसी में, दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई के। के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जिस बॉडी में चार्ज लाए। सो यहां पर मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आएगा। सो चार्ज इंड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ जिस चार्ज को पास में लाए, तो ये है जिस चार्ज को पास में लाए और ये है चार्ज इंड्यूस्ड। सो जो ग्लास रॉड में जितना चार्ज था वो था इंड्यूसिंग चार्ज, जिससे जो इंड्यूस कर रहा था चार्ज को, तो वो इंड्यूसिंग चार्ज Q
ये रहा, और जो इंड्यूस्ड चार्ज जितना इंड्यूस हुआ वो Q इंड्यूस्ड है, और किस में इंड्यूस हुआ, इस मेटेलिक स्फीयर में, और इस मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K डलेगा यहाँ पर। सर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, आगे पढ़ेंगे, घबराओ मत, कुछ होता है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक मेटल का कितना होता है, इनफाइनाइट। सो मेटल्स का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, इनफाइनाइट। तो यहाँ इन्फिनिटी डाल दे, 1/∞ 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा, चार्ज इंड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंड्यूसिंग चार्ज। इसका मतलब जो भी इंड्यूस चार्ज होगा वो इंड्यूसिंग चार्ज के बराबर और उल्टा पैदा होगा, क्योंकि यहाँ मेटल है, क्योंकि यहाँ मेटल है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी है। मुझे लगता है समझ आ गया होगा। बताओ मेटल्स का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, इन्फिनिटी, इनफाइनाइट होता है। और कभी भी कितना इंड्यूस हो जाएगा चार्ज, जो इंड्यूस हो जाएगा चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू जिस चार्ज से आप इंड्यूस कर रहे हो इंटू 1 माइनस 1/k, जहां k कौन है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उस बॉडी का जिसके अंदर चार्ज इंड्यूस किया जा रहा है। मुझे लगता है बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल है। और अगर कहीं पर आप कहीं ना कहीं पर आपको लग रहा है कि आपके ब्रेन में कुछ फंस रहा है, तो आप फिर से सुन लीजिए इसको, मुझे लगता है आपको आ जाएगा। एनीवे, तो ये एक एक्सप्रेशन मैंने बता दिया। वंस अगेन, ये भी स्कूल एग्जाम के पर्सपेक्टिव में नहीं है, मुझे पता है नर्चर लेवल है, लेकिन रोक नहीं पा रहा हूँ मैं, ये सब बताना ही पड़ रहा है, निकल जा रहा है, सॉरी अगर, बट हाँ ये स्कूल में नहीं आएगा, ये सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम में डायरेक्टली एक्सप्रेशन टिक करने के लिए आ सकता है, आप ध्यान रख सकते हैं। एनीवे, और ये भी पिछले कई सालों से आया नहीं है। पहले एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था IIT का, लेकिन अब कुछ सालों से इस पर क्वेश्चन मैंने बहुत कम देखा है, बट यू नेवर नो। सर चार्जिंग बाय इंडक्शन समझ में आ गया। इंसुलेटिंग स्टैंड लेंगे, उसके ऊपर मेटालिक स्फीयर लेंगे, एक ग्लास रॉड जिसे रब किया था सिल्क के साथ, वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई थी, उसे इस मेटालिक स्फीयर के पास लाएंगे, इंडक्शन होगा, उस पॉजिटिव चार्ज के कारण अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरफ जाएंगे अट्रैक्ट होकर, और डेफिनेटली दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज वहाँ पर पहुँच जाएगा। अब सेकेंड स्टेज में उसको अर्थ कर देंगे, पीछे वाले फेस के जो पॉजिटिव चार्ज है अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स उन्हें न्यूट्रलाइज कर देगा, और ये अभी भी अट्रैक्टेड है इलेक्ट्रॉन्स उस पॉजिटिव चार्ज की ग्लास रॉड के। इसके बाद अर्थ कनेक्शन हटा देंगे, और अर्थ कनेक्शन हटाने के बाद अभी भी ग्लास रॉड को ऐसे रखा है इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स अभी भी अट्रैक्ट रहेंगे, और उसके बाद ग्लास रॉड को भी हटा देंगे और ये नेगेटिव चार्ज पूरे स्फीयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि स्फीयर एक यूनिफॉर्म शेप का है इसलिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और अगर वो स्फेरिकल नहीं होता, किसी और शेप का होता, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, अलग अलग जगह पर आप उसकी नंबर डेंसिटी अलग अलग हो सकती थी चार्ज की। एनीवे, ये हमें पता लगा चार्जिंग बाय इंडक्शन के पर्सपेक्टिव में। मेरा क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए है, थर्ड स्टेप में जब अर्थिंग हटाई थी, अगर अर्थिंग हटाने से पहले ग्लास रॉड को हटा दिया जाता और फिर अर्थिंग हटाते तो क्या होता, ये क्वेश्चन है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, होमवर्क है। थर्ड स्टेप में ग्लास रॉड को पास में ही रखा था और फिर अर्थिंग हटाई थी और फिर ग्लास रॉड को हटाया था। अब अगर ऐसा ना किया जाए, ग्लास रॉड को अर्थिंग करने के बाद ग्लास रॉड को पहले हटा दिया जाए और फिर अर्थिंग को हटा दिया जाए, तो क्या होगा। यहाँ से आप पहली बार अपने ब्रेन को थोड़ा सा ग्रिल होने देंगे और उससे आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। दिस इज़ माई होमवर्क टू यू गाइज, राइट। तो ये हमें समझ में आया। और एक तीसरा चार्जिंग का मेथड बहुत ही डायरेक्ट, दैट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन, और कंडक्शन मतलब विद एक्चुअल कॉन्टैक्ट। सो नंबर 3, चार्जिंग बाय कंडक्शन। और चार्जिंग बाय कंडक्शन में कंडक्शन वर्ड आ गया, मतलब विद एक्चुअल कॉन्टैक्ट। तो यहां एक्चुअल कॉन्टैक्ट होगा
सो चार्ज बॉडी का एक्चुअल कांटेक्ट हो जाएगा अनचार्ज बॉडी से, और इसमें चार्ज आ जाएगा, इसमें भी चार्ज अपीयर हो जाएगा या इसमें चार्ज आ जाएगा। और ये है चार्जिंग बाय कंडक्शन विद, दैट इज विद एक्चुअल कांटेक्ट। सो चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के साथ एक्चुअली कांटेक्ट में ले आओ, चार्ज बॉडी का चार्ज उस अनचार्ज बॉडी में कुछ पहुंच जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये भी। सो तीन तरह के मेथड्स थे। नंबर 1 चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, याद है सब कुछ, याद होगा। चार्जिंग बाय इंडक्शन, दूर से ही बिना एक्चुअल कांटेक्ट के, और चार्जिंग बाय कंडक्शन विद एक्चुअल कांटेक्ट। और अब सबसे बड़ा बेसिक, और सबसे बड़ा जो बेसिक्स है इसमें, इन तीनों प्रोसेस में व्हाट इज द कॉज ऑफ चार्जिंग। इन तीनों में चाहे कैसे भी चार्जिंग हुई होगी, जो तीन मेथड थे, आप किसी भी तरह से चार्जिंग कीजिए, क्या कॉज था चार्जिंग का, और दैट वाज एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आंसर एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस पहले केस में रब किया था, थर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जंप किए थे। इंडक्शन में रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, लेकिन अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स आए थे, एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और तीसरे केस में सच में कांटेक्ट में लाए थे और यहां से कुछ चार्ज वहां गया था। और कभी भी मूव कौन करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। सो एक्चुअली एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज द रीजन और कॉज बिहाइंड एनी काइंड ऑफ चार्जिंग। मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा, बहुत सिंपल था, ये सुनो। तो ये तीनों तरह की चार्जिंग आपको समझ में आ गई है। सो एक बहुत अच्छा सजेशन दिया था मुझे किसी ने कि सर जल्दी जल्दी भेजो, लेकिन छोटे वीडियो भेजो, और जल्दी जल्दी भेजो, क्योंकि मुझे लगता है आप लोग वेट करते हो कि फटाफट आए। और वहीं पर मैं और भी कमेंट्स पढ़ रहा था, किसी ने कहा था कि सेमीकंडक्टर के आखिरी हिस्सा, मतलब आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स और एम्पलीफायर में मैंने कहा था कि एम्पलीफायर का एलो जो बड़ा रूप है वो भी बताऊंगा। तो डेफिनेटली कल ही मैं वो वीडियो बना दूंगा और लोड कर दूंगा, तो आपको सेमीकंडक्टर का वो पार्ट भी मिल जाएगा। और यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऐसे छोटे छोटे वीडियो मैं भेजता रहूँगा। सो होपफुली आज की पूरी क्लास को अगर रिवाइज करें, सबसे पहले वेट हेयर में से कॉम भेजेंगे, या कॉम को जब हम लोग पास करवाएंगे, फ्रिक्शन नहीं है क्योंकि वेट जो हेयर है उसके कारण फ्रिक्शन कम हो गया तो चार्जिंग नहीं हो पाई, और कॉम में अगर स्टैटिक चार्ज नहीं आया तो वो पेपर बिट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर पाया। नंबर 2, उसके बाद तो शायद हम लोगों ने सीधा 3 तरह की चार्जिंग के मेथड्स देख लिए। होपफुली आप अच्छे से रिवाइज करेंगे। टेक केयर, और घर पे रहिए, ज़्यादा बाहर मत जाइए, और रिवाइज करते रहिए। हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, तो इसका भी कुछ पॉजिटिव ढूंढिए और अपने टाइम का अच्छा यूटिलाइजेशन करिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।